नमस्कार प्यारे साथियों। हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक। उसमें हमने अपने 3 अध्याय देख लिए थे। आज हम उससे आगे बात करते हैं, चौथे अध्याय की तरफ चलते हैं। हमारा चौथा अध्याय क्या कहता है? किताबें और कब्रों के बारे में है कि भाई क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। ठीक है, इस अध्याय में आपको सीखने को क्या क्या मिलेगा? तो इस अध्याय में आप वेद के बारे में जानेंगे, भाषाओं के जो कुछ मुख्य परिवार हैं कि भाई कौन सी भाषा किस भाषाई परिवार की है वो आप जानेंगे। हम इसमें इतिहासकार और ऋग्वेद के बारे में बात करेंगे। फिर जो लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द हैं वो जानेंगे, वैदिक युग के लोग। और ये 2 बातें हम जानेंगे इसमें, इनाम गांव जो है वो महाभाषण मतलब जो वो थे खामोश प्रहरी जिनकी कहा जाता है वो देखेंगे। इसमें हम ब्रह्मगिरी के बारे में बात करेंगे और इनाम गांव के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ हम क्या है कि हम थोड़ी सी बातें ऋग्वेद के अलावा जो हमारे चारों अन्य वेद हैं ना, 3 इनके अलावा सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, उनके बारे में भी हम कुछ कुछ बातें करेंगे। यानी कि कुल मिला के हम मोटा मोटा चारों वेदों के बारे में बात कर लेंगे, लेकिन डीपली जिसको कहते हैं, जिसके बारे में आपको तथ्यात्मक जानकारी दी जाएगी, वो होगा ऋग्वेद। चीजें स्पष्ट हैं? चलिए, तो वेद जो है प्राचीनतम ग्रंथ है, कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, तो शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। तो वेद कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। बातें स्पष्ट हुई? 4 वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में कुछ चीजें आपको तथ्यात्मक रूप से दे देता हूं। जैसे आपको क्या जानना है, सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है, और इसकी जो रचना है वो लगभग 3500 साल पहले हुई है। ये स्पष्ट है? इसकी जो रचना है लगभग 3500 साल पहले हुई है। इसमें 1000 से अधिक जो है प्रार्थनाएं हैं जिनको सूक्त कहा जाता है। अब सूक्त का अर्थ क्या होता है? तो सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरीके से बोला गया। ठीक है, अब ये जो 1000 सूक्त हैं ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। ठीक है, इसमें 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है अग्नि, एक है इंद्र और एक है सोम। ठीक है, अब जो अग्नि है वो आग देवता जो है, ठीक है, उनके लिए है। बात स्पष्ट? इंद्र के लिए जो है वर्षा देवता है वो। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई, क्योंकि इंद्र जो है वो वर्षा के देवता हैं। कुछ लोग युद्ध के भी मानते हैं उनको। ये स्पष्ट है? सोम क्या है? तो सोम एक पौधा है और इस पौधे से विशेष प्रकार का पेय बनाया जाता था जिसको कहते थे सोम रस। ठीक है, शराब जो होती है इसको कहा जाता था सोमरस। इसके बारे में प्रार्थना, यहां तक की चीजें स्पष्ट होंगी। तो वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी और जो अधिकांश सूक्त हैं उनकी जो रचना है वो क्या है, कौन करते थे? उनके रचयिता कौन थे? तो उनके रचयिता थे सीखने और सिखाने वाले पुरुष। ठीक है, सीखने सिखाने वाले जो पुरुष हैं वो हैं। बात स्पष्ट हो गई? अब देखिए, जो ये प्रार्थनाएं हैं ये क्या करती हैं कि ये चीजों का महत्व बताती हैं। जैसे हमने कहा कि इसमें आग के लिए है और वर्षा के लिए है, तो यानी कि आग और वर्षा की कितनी महत्वता थी लोगों के लिए, ये चीज इसमें दर्शाती है। जैसे अच्छी फसल के लिए क्या हो गया? वर्षा जरूरी हो गई, है ना, क्योंकि अच्छी फसल के लिए वर्षा जरूरी है। बातें स्पष्ट हैं? इसी तरीके से आग का इस्तेमाल क्या होगा? भोजन पकाने के लिए होगा या अन्य कई कामों में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि इन रचनाओं की जो प्रार्थनाओं की जो रचना है वो ऋषियों द्वारा की गई है। अब ये बहुत से विद्वान होते थे, कुछ महिलाओं ने भी प्रार्थनाओं की रचना की है। ठीक है, अब ऋग्वेद में क्या कि प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत का प्रयोग हुआ है जो आज की संस्कृत से कुछ अलग है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि कुछ भाषाएं मतलब जो हमारी भाषाएं हैं वो कुछ परिवार से आती हैं, है ना, सबका एक परिवार होता है भाषाओं का। तो ये आप मेनली आप ये चारों के बारे में आइडिया होना चाहिए कि कौन सी भाषा किस परिवार की है। ये यहाँ पे बस ये था कि यहाँ पे ये वैदिक संस्कृत प्राक संस्कृत आ गया था, तो हमने सोचा कि अन्य भाषाओं को भी लेके यहाँ पे डाल दिया जाए। चीजें स्पष्ट है? जैसे तो जो पहला परिवार है इंडो यूरोपियन परिवार, इसमें सबसे ज्यादा भाषा है ना। तो इसमें कौन कौन सी है? जर्मन है, फ्रेंच है, इंग्लिश है, स्पेनिश है, ग्रीक है, संस्कृत है, हिंदी भी है, बंगला, असमिया, गुजराती, सिंधी, पंजाबी आदि। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक तो इसी में हिंदी आती है
और इसी में संस्कृत आती है। अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई आपकी संस्कृत भाषा जो है वो किस भाषा परिवार से आती है, तो आपको ये स्पष्ट पता होना चाहिए कि हमारी संस्कृत और हिंदी जो है वो इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा है। क्लियर है? उसी की इंग्लिश है, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, ग्रीक, बंगला भी, असमिया भी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, ये सब। ठीक है। इसी तरीके से तिब्बत बर्मन परिवार जो है, यहाँ पे जो भारत के जो पूर्वोत्तर भाग में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो इस परिवार की है। ठीक है। द्रविडियन परिवार की बात करें तो इसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम आती हैं। ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की बात करें तो इसमें जो भाषाएं हैं वो मुख्यतः झारखंड में और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में बोली जाती हैं। ठीक है। तो द्रविडियन याद रखनी है, क्यों? क्योंकि ये चारों आपको पता होना चाहिए, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ठीक है। और इंडो यूरोपियन परिवार ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तिब्बतो बर्मन के बारे में आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बस आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है तिब्बतो बर्मन के हिसाब से कि ये भारत के पूर्वोत्तर भाग में बोली जाती है। ठीक है। ऑस्ट्रो एशियाटिक हो जाएगा, ये झारखंड और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। चीजें स्पष्ट हो गई? तो ये बात आपको याद रख लेनी है कि कहां से क्या आती है, कौन सी परिवार की है, कौन सी भाषा। क्लियर है बातें? चलिए अब देखिए, अब जानिए कि जैसे हमने जो अभी हमने पढ़ा कि उसमें 1000 सूक्त हैं ऋग्वेद में, और उन सूक्तों की रचना जो है क्या करते थे, कुछ ऋषि मुनि करते थे, और ज्यादातर सीखने सिखाने की प्रक्रिया के लिए है। ठीक है। हमने बताया कि कुछ प्रार्थनाओं की रचना जो है महिलाओं ने भी की है। वैदिक संस्कृत और प्राक संस्कृत आप कह सकते हैं कि जो भाषा है वो ऋग्वेद की है। ठीक है। इसमें जो फैक्चुअल चीज है, एक बात आपको ये याद रखनी है कि ऋग्वेद का जो पाठ करने वाला है उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे होता या होत। ठीक है। ये आपको याद रख लेना है, दोनों बातें कहीं ना कहीं पे दोनों मिल जाते हैं लिखे हुए। ठीक है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, श्रवण किया जाता था, पढ़ा नहीं जाता। क्लियर है? अब यानी कि ये कहने का मतलब क्या हुआ इसका, कि भाई उच्चारण किया जा रहा है तो उच्चारण तो तभी होगा जब कोई पढ़ेगा, ऐसा नहीं है, बिना पढ़े भी उच्चारण होता है। ठीक है। जिसका केवल मतलब ये है कि स्मरण के द्वारा, स्मरण में है वो, और स्मरण शक्ति से उनका उच्चारण किया जा रहा है और श्रवण किया जाता था, यानी कि उनको बोलते थे और कुछ लोग सुनते थे, उसको पढ़ा नहीं जाता था। चीजें स्पष्ट हैं? अब रचना की कई सदियों बाद लिखा गया तो इसे छापने का काम तो मुश्किल है, तो इसे छापने का काम जो है वो मुश्किल से आप लेके चलिए कि मुश्किल से मुश्किल 200 साल पहले हुआ है। ठीक है। अब बात करते हैं इतिहासकार और ऋग्वेद के बारे में। ठीक है। तो देखिए यहां से कुछ है कि जो इस किताब में, जो एनसीईआरटी किताब का हम अध्ययन कर रहे हैं 6ठी क्लास की का, इसमें कुछ सूक्तों को लिया गया है और उसमें मेनली क्या है कि विश्वामित्र नदियों के बीच की जो बातचीत है वो संस्कृत में थी, लेकिन उसका अनुवाद करके यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। आप उसको यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, लेकिन जो हमको जानना है, जो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है कि ये जो इतिहासकार थे ये ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, या आप मानिए कोई भी वेद है, अब इतिहासकार जो है उस वेद का अध्ययन कैसे करता है, मैं आपको वो समझा देता हूं। ठीक है। तो इतिहासकार क्या करते हैं, जो पुरातत्ववेत्ता होते हैं उनकी तरह ही अतीत के बारे में ये जानकारी इकट्ठी करते हैं, है ना। और इसी तरीके से ये क्या करते हैं, जो भौतिक अवशेष होते हैं उसके अलावा जो लिखित है, जो हमारे पास रिटर्न में कुछ सोर्सेज हैं, ये उनका भी प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब इनको ऋग्वेद कहां से मिला होगा, तो आपको याद आना चाहिए कि हमने बताया था कि भाई उस समय कागज तो नहीं था, तो वेद किस चीज पे लिखे गए होंगे, तो वेद लिखे गए होंगे पांडुलिपि पे। हमने ये चीजें पढ़ी थी, ठीक है ना, हमने बताया था आपको पांडुलिपि के बारे में। तो अब क्या हुआ होगा कि ऋग्वेद जो है उसकी भी पांडुलिपि होगी, तो इतिहासकारों को ऋग्वेद की पांडुलिपि का पन्ना मिला साक्ष्य के तौर पर। अब ये जो पांडुलिपि है किस चीज पे लिखी जाती थी, हमने आपको बताया था कि भाई हिमालयी क्षेत्र में एक पेड़ होता है भुर्ज। ठीक है। उसकी पत्ता हो गया, उसके छाल हो गया, उस पर लिखा जाता था। ठीक। तो इतिहासकारों को साक्ष्य कहां मिला, इतिहासकारों को साक्ष्य के रूप में उसका पन्ना मिला कश्मीर में। ठीक है। अब ये कहां पे संरक्षित है, तो ये पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में संरक्षित है। बातें स्पष्ट है?
तो ये हो गया था इतिहासकार और ऋग्वेद के बारे में। अब थोड़ा सा मैं आपको मोटा मोटा यहाँ पे लिखा नहीं है, बस मैं आपको बता देता हूँ सामवेद के बारे में। तो सामवेद को भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें संगीत वाली चीज जैसे सारे गामा पाधा निसा जो है वो इसी में है। ठीक है। सामवेद की रचना कैसे हुई? तो सामवेद की रचना ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को गाने योग्य बनाने के लिए हुई थी। ठीक है। इसी वजह से सामवेद को भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है। याद रखना ये बातें। ठीक है। अब जो हमने बताया था कि जो ऋग्वेद के मंत्रों का जो सूक्त है उनका उच्चारण करने वाला होत या होता, इसी तरीके से सामवेद की रचनाओं को गाने वाला कौन होता है? वो होता है उद्गात। ठीक है। अब सामवेद में क्या है कि 1810 ये छंद है 1810, जिनमें से अगर कहा जाए तो 75 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में उल्लेखित हैं, जिनकी ऋग्वेद में भी चर्चा है। ठीक है। ये सामवेद के बारे में बातें हैं। अब यजुर्वेद के बारे में बताएं तो यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यजुर्वेद के बारे में जान रहे हैं हम। तो यजु का अर्थ होता है यज्ञ, यानी कि इसमें क्या होगा? तो इसमें यज्ञ की विधियों का वर्णन होगा। ठीक है। यजुर्वेद ग्रंथ में ही पहली बार राजसूय तथा वाजपेय जैसे दो राजकीय समारोहों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। राजसूय यज्ञ होता है ना, हमने प्राचीन भारत की क्लास में पढ़ा था, आपको याद आएगा। ठीक है। यजुर्वेद की यदि भाषा की बात करें तो ये गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों है, और यजुर्वेद का जो पाठ करने वाला होता है उसको कहते हैं अध्वर्यु। ठीक है। बात करते हैं अथर्ववेद के बारे में। तो अथर्ववेद के बारे में आप इतना जानिए कि जो प्राग ऐतिहासिक युग की जो मूलभूत मान्यताएं थी, परंपराएं थी, या जो अंधविश्वास थे, उनका चित्रण कहाँ है? अथर्ववेद में है। इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना जो थी वो अथर्वा ऋषि ने की थी। ठीक है। उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा। इसमें रोग और उसके निवारण के साधन के रूप में किन चीजों का वर्णन है? जादू टोने का। ठीक है। तो ये जो आप देखते होंगे बसों पे टाइप लिखा रहता है वशीकरण वशीकरण टाइप की चीजें, वो सब का मूल कहाँ है? जादू टोने का कहाँ है? वो सब मूल अथर्ववेद में है। चीजें स्पष्ट हैं? कहाँ पे है? अथर्ववेद में आप पहुंच जाएंगे। चीजें स्पष्ट हैं? तो ये चारों वेदों के बारे में मोटा मोटा हमने बात की। ठीक है। अब यहाँ पे जो वो दे रखा था वो आपने यहाँ पे देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं जो लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। जैसे ऋग्वेद में काम के आधार पर 3 तरह के लोगों का वर्णन है। एक होते थे पुरोहित। ये लोग कौन होते थे? जो अनुष्ठान कराते थे, है ना, इनको पुरोहित कह दीजिए, ब्राह्मण कह दिया गया। तो इन्हें समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त। ये बातें हमने प्राचीन भारत में भी की थी। राजा की बात करें तो शासक को राजा कहते थे, और उस जमाने के राजा बाद के जमाने के राजाओं की तरह नहीं थे। यानी कि उस समय की ना तो कोई राजा की राजधानी होती थी, ना कोई महल होता था, और ना ही वो किसी प्रकार का टैक्स वसूलते थे। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय के राजा का जो पद था वो वंशानुगत नहीं था। ये आपको याद रखना है। यानी कि जरूरी नहीं है कि किसी राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है। जन के बारे में बात करते तो आम जनता जो होती थी उसको जन या विश कहते थे। आज भी हिंदी भाषा में लोगों के लिए जन शब्द का प्रयोग मिलता है। जनता कहते हैं ना, जन। तो विश शब्द ही, विश शब्द से क्या हुआ? वैश्य बना है। तो ऋग्वेद में कई जनों या विश का उल्लेख है, जैसे कि पुरुजन हो गया, भरत जन हो गया, यदुजन हो गया। चीजें स्पष्ट हैं? इन सब की बातें हम पहले भी कर चुके हैं एक बार। ठीक है। बात करें आर्य की, तो जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की थी वो अपने आप को आर्य कहते थे। ठीक है। और जो उनके विरोधी थे उनको दास या दस्यु कहते थे, है ना। दास लोग अलग भाषा बोलते थे, यज्ञ नहीं करते थे, और समय बीतने के साथ दास या दासी शब्द का जो इस्तेमाल था, देखिए ये इस्तेमाल जो है ये इस्तेमाल बदला है। इस्तेमाल बदल के कैसा हो गया? वो हो गया गुलामों के लिए। ये स्पष्ट है? दास या दासी शब्द किसके रूप में? अगर आप आज भी सुनते हैं कि वो दास था, तो दास का अर्थ आपके दिमाग में क्या आएगा? यानी कि वो गुलाम था। यानी कि वो गुलाम था, यही बात आपके मन में भी आएगी। ठीक है। चलिए, तो युद्ध में बंदी बनाए गए लोग जो थे बाकी अपनी जिंदगी कैसे जीते थे? दास के रूप में ही उनको अपनी जिंदगी बितानी पड़ती थी। ठीक है। आर्य के बारे में, आर्य जो थे वो खाना बदोश थे, यानी कि एक स्थान पे टिक के नहीं रहते थे, और मध्य एशिया में ये लोग रहते थे। ठीक है।
1500 ईसा पूर्व में भारत आए थे। ठीक है, शुरू में पंजाब के आसपास बस गए थे। उस समय भारत में रहने मूल निवासियों को द्रविड़ कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर निकलेंगे, यानी कि भारत के अन्य भागों में भी फैल जाएंगे। जैसे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, फिर आगे पूर्व की ओर निकलेंगे। तो फिर ये जो द्रविड़ लोग थे, जो आर्य थे, लोगों को विंध्याचल के दक्षिण की ओर जाने को बाध्य होना पड़ा। मतलब इतना मोटा मोटा याद रखिए कि चारों तरफ भारत के अन्य भागों में भी ये लोग फैल गए। चीजें स्पष्ट। अब बात करते हैं महापाषाण खामोश प्रहरी की कहानी, यानी कि जो खामोश प्रहरी थे, या आपको मैं कहूं तो हम बात करेंगे महापाषाण की कहानी के बारे में। ठीक है, तो जब उत्तर भारत में वैदिक काल जो था अपने चरमोत्कर्ष पर था, उसी समय, बिल्कुल उसी समय, उसी काल में दक्षिण भारत में महापाषाण की कहानी सामने आती है। ठीक है, महापाषाण का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? तो महापाषाण का शाब्दिक अर्थ है विशाल शिलाखंड, है ना। मतलब महा मतलब बड़ा, पाषाण माने पत्थर, तो विशाल पत्थर या विशाल शिलाखंड आप इसको कह लीजिए। बातें स्पष्ट है यहां तक की। अब क्या हुआ कि ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े लगाए जाते थे। ठीक है, यानी कि कब्र बनाई जाती थी। बातें स्पष्ट है। तो महापाषाण कब्रें बनाने की जो प्रथा है वो लगभग 3000 वर्ष पहले शुरू हुई थी। ये प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में ये प्रचलित थी। ठीक है, इतनी चीजें स्पष्ट होंगी। कहां कहां प्रचलित थी? दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में। ठीक है, याद रखेंगे इतनी बातें आगे। अब महापाषाण में क्या है कि जमीन के ऊपर और जमीन के भीतर दोनों ही स्थानों पर ये पाए जाते हैं, मतलब दोनों जगह, ऊपर भी है और नीचे भी है। ठीक है, कई बार क्या है, जो पुरातत्वविद हैं उनको गोलाकार और सजाए हुए पत्थर भी मिले हैं, जो कब्र हैं सजी हुई भी मिली हैं। ठीक है, और कई जगहों पर क्या हुआ है, अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी मिला है। आप ये देखिए, आपने टीवी में, फिल्मों में ये देखा होगा कि ऐसे एक कब्र बनी होती है और उसके ऊपर एक पास में ही एक ऐसे पत्थर खड़ा होता है। ठीक है, तो इनमें क्या है, जो कब्र मिली है ये ऊपर की तरफ, ये वाली तो ये नहीं आकृति, लेकिन ये पत्थर है। ठीक है, तो कई जगहों पर ऐसा हुआ कि अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी मिला है, और ये एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाता है। ठीक है, कालांतर में तो ये हुआ कि ये ऊपर बनने लगा और ऐसे पत्थर उसके किनारे पे लगा दिया, लेकिन पहले क्या था कि केवल ये ऐसे पत्थर है, बाकी जो कब्र है वो उसके नीचे है। ठीक है, संभवतः ये कब्र की पहचान के लिए लगाया गया होगा। बातें स्पष्ट है। कुछ मुख्य जो महापाषाणिक स्थल हैं, जैसे ब्रह्मगिरी है और इनाम गांव है, जिनकी बात हमने कहा कि हम दोनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब पुरातत्वविद जो है वो ये मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई जो चीजें हैं, वो जैसे मरा हुआ व्यक्ति जो था वो उसी की रही होंगी, उसी की चीजों को उनके साथ में दफना दिया जाता था। यही ब्रह्मगिरी में और इनाम गांव दोनों में हमने यही बातें की। ठीक है, जैसे जो ये जो अलग अलग जगह पर जो मिली हैं कब्रें, तो ये बात कॉमन है सभी में, लगभग सभी जगहों पर जो महापाषाणिक कब्रें मिली हैं उनमें कुछ समानताएं पाई गई हैं। जैसे क्या समानता, कि वो जो मृतक है उसके साथ खास किस्म के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, है ना। तो इतिहासकारों ने ये माना कि ये बर्तन इसी के रहे होंगे। ठीक है, किस प्रकार के? जो ब्लैक एंड रेड वेयर थे, यानी कि लाल काली मिट्टी के जो बर्तन थे। ठीक है, इन बर्तनों के अलावा यदि बात करें तो लोहे के औजार मिले हैं, हथियार मिले, घोड़े के कंकाल मिले, पत्थर और सोने के गहने मिले, है ना। कभी कभी क्या हुआ है कि जो महापाषाणिक कब्रें हैं उनमें एक से अधिक कंकाल मिले हैं, जो ये दर्शाते हैं कि एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था, है ना। यानी कि एक परिवार की एक कब्र बन गई, उसमें एक को दफना दिया, फिर कुछ समय बाद दूसरे को, फिर बाद में जैसे जैसे मौतें होती रही उनको एक ही स्थान पर दफनाया। तो इतिहासकारों ने इस बात से क्या अर्थ निकाला कि एक परिवार के लिए, यानी कि ये पारिवारिक कब्रगाह रहा होगा, ये इतिहासकारों का अनुमान है। ठीक है, बाद में मरने वाले लोगों को शायद जो बड़ा आप कह सकते हैं मुराक है या पोर्ट होल है, उसके रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता होगा। ठीक है, ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर जो हैं वो चिन्ह के रूप में काम करते थे।
ठीक है, मतलब ऐसे ये कब्र है। अब यहाँ पे रास्ते के लिए गोलाकार पत्थर लगाया हुआ है, वो पहचान होगी इस रास्ते से, तो ऐसे अंदर जाके उनको ऐसे दफनाया गया होगा। चीजें स्पष्ट हैं। तो इस तरह के महापाषाण जो कब्र हैं, ताबूत, शवाधान, या इनको शिष्ट भी कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने भी ब्रह्मगिरी का नाम लिया था, तो यहाँ क्या है कि कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र से ज्यादा चीजें मिलती हैं। तो पुरातत्वविद क्या मानते हैं? पुरातत्वविद मानते हैं कि कहीं ना कहीं एक तरीके से असमानताएं वाली चीजें भी थी। बातें स्पष्ट हैं। जैसे हम यहाँ की बात कर रहे हैं, ब्रह्मगिरी की बात कर रहे हैं हम, तो ब्रह्मगिरी से एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मन के और शंख पाए गए। 33 सोने के मन के मिले, 2 पत्थर के मन के मिले, 4 तांबे की चूड़ियां मिली, शंख मिल गया। ठीक है, वहीं जो दूसरे कंकाल है वहां पे कुछ एक ही बर्तन मिले, 1 2 2 4 बर्तन। तो इससे एक चीज सामने आती है क्या, कि यकीनन वहां लोगों में असमानताएं रही होंगी सामाजिक रूप से, है ना। दूसरी बात, मृतक जो है उसके सामान जो है वो उसके साथ दफना दिए जाते होंगे। बातें स्पष्ट है इतनी। तो क्या सामाजिक असमानता रही होंगी, यानी कि रईस और गरीब जैसा कंसेप्ट भी रहा होगा। ठीक है, पारिवारिक कब्रगाह की बात हमने कर ली। अब हम बात कर लेते हैं इनाम गांव के बारे में। ठीक है, इनाम गांव एक विशेष कब्रगाह। अब देखिए, इनाम गांव जिसका समय आप याद रखेंगे कि 3600 से 2700 ईसा पूर्व। ठीक है, कहा, भीमा नदी जो है उसकी सहायक नदी घोड़ इसके निकट कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर लोगों को गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। ठीक है, उसका सिर जो है उत्तर की ओर रखा जाता था। ठीक है, अब ये आपको ये जो पोजीशन है ये याद रखनी है। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे थे जिनको घरों में ही दफनाया जाता था और मृत के साथ में बर्तनों को भी दफनाया जाता था। अब वही है, इन बर्तनों में शायद खाने पीने की चीजें रखी जाती होंगी, है ना। एक ही पुरास्थल से एक 4 पाए वाला जार मिला है। उस जार के भीतर एक कंकाल है। इस जार को एक 5 कमरे वाले मकान के आंगन में रखा गया था, उस पुरास्थल के सबसे बड़े मकान में से था। ठीक है, उस घर में एक भंडार भी मिला है। मृतक के पैर मोड़कर लिटाया गया था। इतिहासकारों का अनुमान है कि जरूर यहाँ पे ऐसा रहा होगा कि ये एक महत्वपूर्ण व्यक्ति धनी रहा होगा, और यह हो सकता है कि वो गांव का मुखिया हो, या हो सकता है कि वो एक समृद्ध किसान हो। ठीक है, यानी कि एक आदमी को 5 कमरों वाले एक मकान के आंगन में 4 पैरों वाले, आप कह सकते हैं कि मिट्टी का बड़ा सा संदूक है, उसमें दफनाया जाना, तो यानी कि वो व्यक्ति विशेष रहा होगा ना भाई। ठीक है, और एक बात ये भी है कि ये जो घर है इनाम गांव की बस्ती के सबसे बड़े घरों में से एक था, तो यकीनन वो या तो उस जगह का मुखिया रहा हो, या एक बड़ा समृद्ध किसान रहा हो, या किसी न किसी रूप में वो एक धनी व्यक्ति जरूर रहा हो। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जहां ये जो सबसे बड़ा घर था इनाम गांव की बस्ती में, यहाँ पे एक अनाज का गोदाम भी था। ठीक है, एक बात आप ये याद रखेंगे, जो मृतक के जो पैर हैं उन पैरों को मोड़कर लिटाया गया था। चीजें स्पष्ट हैं, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ये मान के चल सकते हैं कि वो व्यक्ति धनी रहा होगा। यदि हम व्यवसाय के बारे में बात करें इनाम गांव के लोगों के, है ना, तो जो साक्ष्य मिला है उनके आधार पर तो यह अनुमान लगाया जाता है कि वो जो व्यवसाय रहा होगा उनका कृषि और पशुपालन रहा होगा। क्यों? क्योंकि वहां से जो पुरातत्वविद हैं उनको गेहूं, जौ, दलहन, बाजरा, तिल इनके अवशेष मिले हैं। ठीक है, कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं, तो संभवतः लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों रहे होंगे, दोनों प्रकार का भोजन करते होंगे, क्योंकि कई हड्डियों पर आप ये समझेंगे, कई हड्डियों पर जो निशान मिले हैं उनसे यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे, है ना। क्यों? क्योंकि कई हड्डियों पर काटने के निशान है, तो पता चला होगा कि लोगों ने खाया होगा। बातें स्पष्ट है। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, चितकबरा, हिरन, यहाँ तक कि कृष्ण मृग, नेवला, चिड़िया, कछुआ, केकड़ा, मछली, इन सब की हड्डियां मिली हैं। ठीक है, इनाम गांव से मिले फलों में बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह के अन्य रस भरे साक्ष्य भी मिले हैं, जैसे ये रस भरी होती थी। बातें स्पष्ट हैं। तो ये आपको याद रखनी है कुछ चीजें, ये इसके बारे में याद रखेंगे कि भाई हाँ, यहाँ के लोग शाकाहारी भी होंगे, मांसाहारी भी होंगे, लोगों का मुख्य पेशा कृषि और पशुपालन रहा होगा। ठीक है,
अब जो इतिहासकार हैं वो कंकाल का अध्ययन कैसे करते हैं, है ना? देखिए, जैसे कोई वयस्क है या बच्चा है, उसके कंकाल में अंतर आसानी से किया जा सकता है। लेकिन जो पुरुष और महिला है, उनके कंकाल में अंतर कैसे करेंगे? जो लगभग एक उम्र के हों, उनके कंकाल में अंतर कैसे करते होंगे? ठीक है? तो आपको ये याद रखना है कि महिलाओं के कूल्हे की जो हड्डी है, वो चौड़ी होती है। ठीक है? और प्राकृतिक रूप से उसके चौड़े होने का कारण ये होता है ताकि जब शिशु का जन्म हो तो उसमें आसानी हो। ठीक है? तो कूल्हे की हड्डी के आधार पर ये पता किया जा सकता है कि वो किसी महिला का कंकाल है या पुरुष का। चीजें स्पष्ट हो गई इतनी? तो मुझे लगता है कि ये अध्याय जो था आज का, ये आपको क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता देना, हम उस पर भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है? तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले अध्याय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।